everyone, welcome back to Magnet Brains. I hope you all are doing well. So आज के सेशन में हम जो इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशियोज, यानी कि किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले अगर हमें कोई चीज देखनी चाहिए तो वो होते हैं रेशियोज. यस, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें जो हमें बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी चाहिए, वो सारी चीजें, वो सारे रेशियोज आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि हम किसी भी बैंक का अच्छा नाम देख के और ना ही बैंक का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के हम बैंक में इन्वेस्ट नहीं करते. हम किन चीजों को देख के बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही चीजों का आज हम डिस्कस करेंगे. और आज के डिस्कशन के बाद आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा उसके बाद कि आपको किस बैंक में इन्वेस्ट करना है और किन चीजों को किस तरीके से देखना है, सो दैट यू कैन इन्वेस्ट इन द बेस्ट. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विद द वेरी फर्स्ट रेशियो, जो कि है हमारा कासा रेशियो. कासा रेशियो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपको कासा रेशियो को देखना. अब कासा रेशियो होता क्या है? कासा रेशियो होता है करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, यानी कि अगर बैंक को करेंट अकाउंट के थ्रू या सेविंग अकाउंट के थ्रू जो भी अमाउंट मिल रहा है, अगर वो ज्यादा मिल रहा है, वो हमें बताता है कि कासा रेशियो उतना ज्यादा है. ओके, यानी कि जितना भी डिपॉजिट थ्रू करेंट रेशियो, जितना भी डिपॉजिट थ्रू सेविंग अकाउंट रेशियो हमें सेविंग अकाउंट से मिल रहा है, वो उतना ज्यादा बेटर है. ओके, अब जैसे कि कासा रेशियो का नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है, बिकॉज कासा इज current account and saving account ratio. Okay, this ratio which defines the total deposit in current account and saving account to the total deposits. यानी कितनी भी deposits current account और जो saving account में है with respect to total deposit, वो हम देखते हैं कासा रेशियो में. ओके, अब कासा रेशियो जितना ज्यादा है उतना ज्यादा बैंक के लिए अच्छा है. कासा रेशियो जितना ज्यादा है उतना ज्यादा बैंक के लिए अच्छा है. व्हाई? बिकॉज अगर मैं एक बैंक हूं, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम अ बैंक, ओके, और आप मेरे पास आके अपना अकाउंट खुलवा रहे हो. ओके, आप मेरे पास आए, आपने मेरे पास आके अपना करंट अकाउंट खुलवा लिया. फाइन, वेरी गुड, आपने खुलवा दिया. उसके बाद हाउ मच आई एम पेइंग टू यू? आई एम पेइंग नन इंटरेस्ट टू यू. मैं कोई इंटरेस्ट ही नहीं पे कर रही हूँ आपको. ओके, बिकॉज करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं पे करता है बैंक, तो मैं एज अ बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करूंगी. बट आपने मेरे पास अकाउंट खोला तो मुझे मिल गई है आपके पास से डिपॉजिट्स, यानी मेरे पास आ गया है पैसा. राइट, सिमिलरली सेविंग अकाउंट में भी जो डिपॉजिट्स मुझे मिल रही हैं, जो आप मेरे पास आके अकाउंट खुलवा रहे हो, तो मुझे अगेन डिपॉजिट्स मिल गई हैं और मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रही हूँ? ओनली 3 to 4%. ठीक है, वहीं पे अगर कोई पर्सन आके मेरे पास सेविंग अकाउंट फिक्स्ड अकाउंट खुलवाता है, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडी करवाता है, तो वहां पे मुझे इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा. ओके, तो घाटे की बात हो गई है. तो यानी कि जहां पे भी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट मेरे पास ज्यादा खुलेंगे तो मुझे पैसा भी मिल जाएगा और मुझे रिटर्न भी कम पे करना पड़ेगा आपको. तो ये मेरे फायदे की बात है. तो बैंक के लिए वही अच्छा होता है कि जितना कासा रेशियो ज्यादा होगा उतना अच्छा वो बैंक है, यानी कि उसके पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का ज्यादा अमाउंट, ज्यादा पैसा है. और इससे हमें पता चलता है कि बैंक के पास अच्छा खासा अमाउंट है कि वो लोन की तरह दे सकता है लोगों को. यानी कि जितना अच्छा कासा रेशियो उतना अच्छा बैंक, उतनी अच्छी जगह आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्लियर? सो यही होता है. टोटल डिपॉजिट से हमें कैसे पता चलती है? टोटल डिपॉजिट यानी कि जो भी हमारे करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट और जो भी एफडी में है, यानी कि फिक्स्ड, उससे हमें आज मिल जाती है हमारी करंट डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट्स. ओके, और टोटल डिपॉजिट्स हमें चाहिए होता है इन द डिनोमिनेटर्स, यानी हम टोटल डिपॉजिट्स को लेते हैं डिनोमिनेटर में और ऊपर रखते हैं करंट एंड सेविंग डिपॉजिट्स को. ओके, तो इससे हमारा कासा रेशियो निकल आएगा. ओके, कासा रेशियो कैसे निकालेंगे आप? करंट प्लस सेविंग डिपॉजिट्स अपॉन टोटल डिपॉजिट. टोटल डिपॉजिट्स कैसे आएगी? करंट, सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास टोटल डिपॉजिट आ जाएगी. वो टोटल डिपॉजिट चली जाएगी आपकी इन द डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर में आ जाएगा करंट प्लस सेविंग डिपॉजिट्स. तो आपका कासा रेशियो निकल आएगा. और कासा रेशियो आ गया, उसके बाद आपको पता है कि कासा रेशियो जितना ज्यादा है उतना ज्यादा अच्छा है, यानी बैंक बहुत अच्छा है. क्यों अच्छा है? क्योंकि बैंक को एक ऐसा अमाउंट मिल जाता है करंट और सेविंग डिपॉजिट के थ्रू जो कि बहुत ही कम
पैसों में उनको रिटर्न जो है वो बहुत ही कम पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट जो है वो कम पे करना पड़ रहा है, और अमाउंट भी जो डिपॉजिट है बैंक को मिल गया है, यानी बैंक बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, सो ये कासा रेशियो की बात होगी हमारी, जहां पे हमने डिस्कस कर लिया कि कासा रेशियो क्या होता है और कासा रेशियो को हमें किस तरीके से देखना है। ऑल्दो आप जब भी किसी बैंक को देखोगे तो आपको सबका कासा रेशियो बहुत ही क्लियरली दिया होता है, तो जितना ज्यादा कासा रेशियो है अब आपको समझ में आ जाएगा कि उतना अच्छा बैंक कर रहा है, और क्यों कर रहा है वो भी आपको अब क्लियर हो जाएगा। बट इसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो आगे हम देखेंगे। उसके पहले हम चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट रेशियो को, विच इज नेट एनपीए रेशियो। ओके, सो नेट से पहले हम देखेंगे व्हाट इज एनपीए रेशियो। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि बैंक के कुछ ऐसे एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब ये कौन से एसेट्स होते हैं, आपको इसके लिए सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि बैंक के लिए एसेट्स होता क्या है। बैंक के लिए एसेट्स होते क्या हैं? सो बैंक के लिए एसेट्स होते हैं उनके लोन्स। ओके, क्योंकि किसी भी बैंक को जो रिटर्न मिलता है वो कहां से मिलता है? उसके एसेट्स से, और एसेट्स उसके लिए क्या होते हैं? उसके लोन्स। ओके, क्योंकि बैंक के लिए उसकी जो इनकम हो रही है, जो भी उसको रिटर्न मिल रहा है वो लोन से मिल रहा है बाय द इंटरेस्ट। ओके, सो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, अगर हम एसेट्स को लोन्स भी लिख सकते हैं क्योंकि एसेट यानी लोन्स ही होते हैं, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते क्या है और ये रेशियो में क्यों देखना जरूरी है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते हैं कि जो लोग, फॉर एन एग्जांपल, आई एम अ बैंक, मैं किसी को, कोई ए पर्सन मेरे पास आया, उसने बोला मुझे लोन चाहिए, मैंने बोला ओके, मैंने उसे लोन दे दिया। ओके, बट उस पर्सन ने मुझे लोन रीपे ही नहीं किया, मुझे वापस ही नहीं लौटाया, तो वो पर्सन मेरे लिए हो जाएगा एनपीए, क्योंकि वो नॉन परफॉर्मिंग, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसका जो अकाउंट है वो मैं एनपीए में कन्वर्ट कर दूंगी, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये चीज जितनी बैंक के लिए कम हो उतना बैंक अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा लोग मुझे पैसे रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो वो बैंक तो घाटे में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो वो बैंक अच्छा कैसे है, राइट? तो ये एनपीए जो है, एनपीए रेशियो, वो होना चाहिए सब कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। यानी कि कम से कम हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो जो आपको लोन नहीं दे पा रहा है वापस, फाइन, थोड़ा बहुत चलता है, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एनपीए जो होना चाहिए वो शुड बी लो, यानी कि कम होना चाहिए। ओके, अगर कम है तो बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सही कर रहा है। अब एनपीए देखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें जानना होता है कि बैंक जो है वो लोन दे रहा है अच्छे लोगों को या बुरे लोगों को। यानी सिर्फ बैंक अगर मोटिव रख रहा है कि मुझे तो कमाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देना है, तो दैट्स रॉन्ग। ओके, क्योंकि हमें ये इंटेंशन के साथ लोन देंगे तो ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि हमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमें लोन रीपे ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा एनपीए जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और एनपीए अगर इंक्रीज हो गया तो कोई भी पर्सन आपके बैंक में इन्वेस्ट कभी नहीं करेगा। ओके, सो बैंक का ये जो डिसीजन टेकिंग है, डिसीजन यहाँ लेना है कि किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें भी देखना चाहिए कि बैंक अच्छे से डिसीजन ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। अच्छे लोगों को लोन या बुरे लोगों को लोन देना है तो इस डिसीजन में वो कैसा डिसीजन ले रहा है, अगर ये हमें देखना है तो हमें एनपीए रेशियो देखना होगा। ठीक है, सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि एनपीए रेशियो क्या होता है और एनपीए रेशियो देखना क्यों जरूरी है और कितना एनपीए होना चाहिए। हमेशा एनपीए लो होना चाहिए, दैट मींस बैंक अच्छा कर रहा है। अब जो नेक्स्ट थिंग है, इसमें जो कंफ्यूजन केक होता है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है ग्रॉस एनपीए, एक होता है नेट एनपीए। अब ये जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या डिफरेंस होता है, और जो ये डिफरेंस होता है ये किस चीज का डिफरेंस होता है, तो ये जो कंफ्यूजन है ये आज दूर करते हैं। सबसे पहला है ग्रॉस एनपीए रेशियो। अब ग्रॉस एनपीए रेशियो क्या होता है? This ratio doesn't shows the actual loss to the bank. बैंक को कितना असली में, कितना ही रियल में जो घाटा हुआ है वो कितना हुआ है, ये ग्रॉस एनपीए में नहीं बताता। और जो नेट एनपीए होता है वो हमें दिस रेशियो शोज द एक्चुअल लॉस टू द बैंक, कि बैंक को कितना सही में लॉस हुआ है, जो क्लियर कट जो लॉस हुआ है, जो घाटा हुआ है वो कितना हुआ है, ये हमें एनपीए, नेट एनपीए बताता है। अब ये चीज अभी तो क्लियर हुई नहीं होगी कि भाई ठीक है ये हमें नहीं बताता, ये हमें बताता है, ठीक है फाइन, बट कुछ भी चीजें क्लियर नहीं होगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि XYZ एक बैंक है, XYZ बैंक है एंड XYZ बैंक ने लोन दिया 1000 करोड़ का, किसको दिया? 100 करोड़ का दिया एक ए पर्सन को। ओके, ठीक है, सो XYZ बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया ए पर्सन को। अब ये जो ए पर्सन है
ओके ये जो ए पर्सन है ये लोन रीपे ही नहीं कर पाया वापस से XYZ को। अब इतना तो हमें समझ में आ गया, यानी कि ए क्या हो गया है, ए हो गया है बैंक के लिए NPA। ओके क्या हो गया है, NPA। और ये कौन सा NPA है, दिस इज अ ग्रॉस NPA। अब आप बोलोगे कि ये तो लॉस बता रहा है ना, क्योंकि लॉस तो बता दिया कि भाई 100 करोड़ का लोन था जो ए पर्सन वापस ही नहीं कर पाया, तो ए जो है वो बैंक जो 100 करोड़ है जो वो बैंक को घाटा हो चुका है। अब ये जो घाटा हो चुका है बैंक को, तो उसने लॉस जो है वो बता दिया, पर नहीं ऐसा नहीं है, उसने बस हमें NPA बता दिया कि भाई NPA 100 करोड़ रुपीस का NPA हो गया है, बट एक्चुअल जो लॉस है वो नहीं बताया। अब एक्चुअल लॉस कैसे पता करते हैं, तो एक टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड प्रोविजनिंग, जिसे हम प्रोविजंस कहते हैं। अब ये पहले टर्म को क्लियर करते हैं कि ये टर्म होता क्या है। तो प्रोविजनिंग यानी प्रोविजंस होते क्या है, प्रोविजंस में एक अकाउंट होता है प्रोविजन अकाउंट, उसमें क्या करते हैं हम वो अमाउंट डालते हैं, वो पैसा डालते हैं जो पैसा हम उस टाइम पे यूज करेंगे जब हमें पता नहीं है कि कोई घाटा हो गया, बट हाँ हमें लगता है कि कभी इन फ्यूचर हमें कोई घाटा हुआ तो हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं। ओके तो वो होता है प्रोविजन का अमाउंट। वो क्या होता है, वो होता है प्रोविजन का अमाउंट, जो हम एक अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट की हमने इतना पैसा डाल दिया है, अब हमें बाय चांस फ्यूचर में घाटा हो गया तो हम उस पैसे को यूज करेंगे। ठीक है, इस अमाउंट में हम ये तय करके नहीं डालते हैं कि ये ही घाटे के लिए पैसा है, कई बार डालते भी हैं कि ये इसी प्रोविजन का है, बट ये जो प्रोविजन में एक नॉर्मल एक जनरल प्रोविजन का अकाउंट बता रही हूँ, जिसमें हम एक अमाउंट डाल देते हैं कि फ्यूचर में हमें कोई भी लॉस हुआ जो हमें पता नहीं है कि होगा लॉस कि नहीं होगा। जैसे कि लोन के बारे में, जब XYZ ने ए को लोन दिया था तो उसे नहीं पता था कि लॉस होगा कि नहीं होगा, बट एक्चुअल में क्या हुआ, लॉस हो गया क्योंकि ए ने रीपे ही नहीं किया। तो वही अमाउंट प्रोविजन का हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने वहां पे अमाउंट डाल के रखा था। अब जो अमाउंट हमने डाला था, फॉर एन एग्जांपल हमने डाला था 80 करोड़ रुपीस। ओके अब 80 करोड़ रुपीस जो हमने डाले थे हमारे प्रोविजन अकाउंट में, वो हम यहां यूज कर सकते हैं, राइट। सो अब बट हमें प्रोविजन में है 80 रुपीस, हमें घाटा हो गया 100 करोड़ का, तो यानी कि हम प्रोविजन में से अगर 80 करोड़ रुपीस को यूज भी कर लेते हैं, जो कि था हमारा ग्रॉस NPA, 100 करोड़ क्या था हमारा ग्रॉस NPA, जिसमें से हमने डिडक्ट क्या कर दिया, प्रोविजन का अमाउंट हमने डिडक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया 20 करोड़ रुपीस, जो कि क्या है, ये आ गया हमारा नेट NPA। ओके ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा नेट NPA। नेट NPA एक्चुअल लॉस हमें बताता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 80 करोड़ का प्रोविजन था, 80 करोड़ रुपीस था, जिससे हमने अपने लॉस को सेटल कर लिया, और सेटल करने के बाद जो एक्चुअल लॉस, इतना लॉस सेटल नहीं हो पा रहा है, ये हमारा नुकसान है वाकई में, तो 20 करोड़ का जो लॉस हुआ है हमें, वो हमारा नेट NPA कहलाता है। क्लियर। सो अब देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन ग्रॉस NPA एंड नेट NPA। अब आपको दोनों ही चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। क्लियर, ओके। नाउ आफ्टर दिस, अगर हमें बाय ग्रॉस NPA का अमाउंट चाहिए तो आप कैसे निकालोगे कि आपके जो टोटल, इसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला दे देती हूं कि जो आपके टोटल NPA है यानी नॉन परफॉर्मिंग, जो आपके टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उन्हें हम डिवाइड कर देंगे, यानी हम टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अपॉन टोटल लोन्स से हमारा जो है वो आ जाएगा ग्रॉस NPA। ओके तो इस तरीके से हम ग्रॉस NPA निकाल सकते हैं। नेट NPA तो मैंने आपको खुद ही बता दिया कि प्रोविजन के अमाउंट से आप माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट NPA का अमाउंट आ जाएगा। ओके सो ये चीजें ऑलरेडी भी दी होती है बैंक में, बट अगर आपको निकालना है किसी बैंक का तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि हम न्यूमरेटर में रखेंगे ग्रॉस NPA के जितने भी हमें जो टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, हमें पता चल गया कि ये अमाउंट्स हैं कि ये लोग लोन नहीं रीपे करने वाले हैं, उनके टोटल करके हम ऊपर लिख देंगे, और नीचे जितने भी हमने टोटल लोन्स दिए हुए हैं बैंक ने वो नीचे लिख देंगे, तो आपका ग्रॉस NPA आ जाएगा, नेट NPA। यू आर क्लियर। ओके सो यहाँ पे हमें कैसे निकालना है, क्या डिफरेंस होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है NPA रेशियो देखना, ये सब चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी आप। ओके नाउ आफ्टर दिस there is one more important ratio that is average cost of fund, जिसे हम cost of liability भी कह सकते हैं, cost of
लायबिलिटी। अब कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी या एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड हमें क्यों देखना इंपॉर्टेंट है? अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने बात करी थी कासा रेशियो की, एक बार और बात करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, एक बार और बात करेंगे हम कासा रेशियो की। अब कासा रेशियो क्या होता है ना, काफी सारे बैंक्स का अगर अच्छा देखने को मिल रहा है तो हम सोचेंगे वाह यार कितना अच्छा बैंक है, सबके कासा रेशियो बहुत ही बढ़िया है, सबके कासा रेशियो बहुत हाई है, तो इन्हीं बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने तो यही देखा था कि कासा रेशियो अच्छा होगा तो उस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो बैंक अच्छा है। बट इसमें हमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको तब भी कहा था कि हम एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें देखते हैं कि कासा रेशियो अगर ज्यादा है बहुत अच्छा बात है, पर क्यों ज्यादा है ये देखना भी जरूरी है। अगर नॉर्मली ज्यादा अच्छा है, यानी बैंक बहुत अच्छा कर रहा है इसलिए उसका कासा रेशियो अच्छा है, लोग उस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो अच्छी बात है। बट अगर बैंक हमें एक फॉल्स रिपोर्ट देने के लिए कुछ पीछे, अगर वो अपनी कॉस्ट ऑफ फंड को इंक्रीज करके अपना कासा रेशियो इंक्रीज कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, दैट हाउ मच इंटरेस्ट बैंक इज पेइंग फॉर द अमाउंट ऑफ करंट एंड सेविंग डिपॉजिट, ये बताता है हमें एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड यानी कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज। पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि बैंक के लिए लायबिलिटी क्या होती है। जैसे कि हमने देखा था एनपीए में कि बैंक के लिए एसेट्स क्या होते हैं, वैसे बैंक के लिए लायबिलिटीज क्या होती हैं। बैंक के लिए अगर एसेट्स उनके लोन होते हैं तो वहीं पे लायबिलिटीज उनके लिए डिपॉजिट्स होती हैं। ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बैंक के लिए जो लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज का इजी वर्ड भी हम बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो लायबिलिटीज यानी कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, एक बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ये चीज वापस करनी है, रीपे करनी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वैसे ही बैंक के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो होती हैं डिपॉजिट्स, कि भाई कोई भी पर्सन अगर बैंक में आके लोन अपना अकाउंट खुलवा रहा है, उसकी डिपॉजिट आपके पास रख रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट देना है या उसकी डिपॉजिट को अच्छे से आपको रखना है, जब भी उसे वापस चाहिए तो आपको वापस देना है। ओके, वो आपका पैसा नहीं है, ऑल्दो यू हैव टू रिटर्न बैक टू दैट पर्सन। ओके, तो बैंक के लिए लायबिलिटीज होती है उनकी डिपॉजिट, ये आपको क्लियर हो गया, राइट। तो डिपॉजिट्स अगर उनकी लायबिलिटी होती है, यानी उस लायबिलिटी को रखने के लिए क्या कॉस्ट आ रही है, वो हो गया कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। उस लायबिलिटी को रखने के लिए क्या कॉस्ट आ रही है, तो वो हो गया लायबिलिटी। अब आपके पास अगर किसी की डिपॉजिट है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट, राइट। अगर मेरे पास जो डिपॉजिट्स हैं उस पे मैं उसको रख रही हूं तो उसकी मैं जो कॉस्ट पे कर रही हूँ, क्या पे कर रही हूँ, इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, राइट। जो डिपॉजिट्स है उसकी लिए रिटर्न में मैं क्या पे कर रही हूँ, इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, तो वो हो गया कॉस्ट ऑफ दैट लायबिलिटी, यानी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, राइट। तो कितना इंटरेस्ट बैंक पे कर रहा है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में। नॉर्मली जो एक अच्छे बैंक होते हैं वो कितना इंटरेस्ट पे करते हैं करेंट अकाउंट के लिए 0%, ज्यादा से ज्यादा बैंक, और सेविंग अकाउंट में 3 to 4% इंटरेस्ट पे किया जाता है, इससे ज्यादा नहीं पे किया जाता है। क्लियर? तो ये नॉर्मल रेट्स हैं। अगर इस रेट्स के थ्रू आपके पास लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो वेल एंड गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड। ओके, बैंक अच्छा कर रहा है, यानी नॉर्मल रेट्स दे रहा है जो नॉर्मली मार्केट में चल रहे हैं, और उसके बाद भी लोग आपके बैंक में आके अकाउंट खुला रहे हैं, यानी बैंक अच्छा कर रहा है। बट अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बता देता है कि भाई मैं 3 से 4% तो दूंगा अपने करंट अकाउंट में और 7 से 8% दूंगा अगर मैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो ठीक है, मैं इतना इंटरेस्ट आपको दे रहा हूं, आप मुझ में आके अकाउंट खुलवाइए। तो ये गलत है, बिकॉज बैंक क्या कर रहा है, एक लालच दे रहा है लोगों को, राइट। एक लालच दे रहा है कि आप मेरे बैंक में आके अकाउंट खुलवाओ, मैं आपको इतना अच्छा इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, विच इज नॉट अ नॉर्मल रेट। यानी उसने क्या बढ़ा दी, अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, यानी कि अब उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो आप अगर ज्यादा पे करके अपना कासा रेशियो इंक्रीज कर रहे हो तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। ओके, आप अपना कॉस्ट भी तो बढ़ा रहे हो, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। एक बार और देख लेते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी होती है डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी लायबिलिटी की कॉस्ट क्या आ गया, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अगर आपने बढ़ा दिया, जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होने चाहिए ये, पर आप इंक्रीज करके उन्हें इस तरीके से पे कर रहे हो, तो आप अपनी कॉस्ट बढ़ा रहा है। बैंक अपनी कॉस्ट बढ़ाकर, ऑब्वियसली लोग ज्यादा अकाउंट खुलवाएंगे ना आपके बैंक में। मैं एक बैंक हूं भाई, मैं ऑफर कर रही हूँ कि मेरे पास आप करंट अकाउंट खुलाओ, मैं आपको 3 से 4% इंटरेस्ट दूंगी, आप मेरे पास आके सेविंग अकाउंट खुलाओ, मैं आपको 7 to 8% इंटरेस्ट दूंगी। अब बाकी बैंक इतना दे रहे हैं एंड आई एम गिविंग दिस मच, तो ऑब्वियसली ज्यादा पब्लिक मेरे पास आएगी कि हाँ, हम आपके बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं। अब मैंने इस तरीके से अकाउंट खुलवा
खुलवा लिया और अपना कासा रेशियो इंक्रीज करा लिया, क्योंकि मेरे पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के लोग ज्यादा हो गए और उनने मेरे पास अकाउंट ज्यादा खुलवा लिए और इस कारण से मेरा कासा रेशियो हो गया इंक्रीज। बट वहीं पे मैंने कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी तो इंक्रीज कर दी, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज कर दी, अब मुझे ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, तो ये चीज होती है गलत। यानी कि आपको बैंक में ये भी देखना जरूरी है कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि जो बैंक है वो अच्छा नहीं कर रहा है। ओके, कासा रेशियो के साथ साथ आपका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। कासा रेशियो अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेल एंड गुड, उसके साथ आपको देखना है कि कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी यानी कॉस्ट ऑफ फंड भी इंक्रीज हो रहा है तो दैट्स अ रॉन्ग सिग्नल। ओके, तो आपको उस बैंक को थोड़ा देखना पड़ेगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्लियर? ओके, सो आई होप कि आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड और कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्यों देखना है ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि हाँ हमें इसलिए देखना जरूरी है। और कासा रेशियो के साथ साथ स्पेशली आपको कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ फंड देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज नहीं तो आप एक गलत डिसीजन भी ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कासा रेशियो देख के। क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दिस अनदर रेशियो इज जिसमें हमें देखनी होती है एडवांसेस ग्रोथ परसेंट। ओके, इसमें होता है आपका परसेंट, यानी कि बैंक कितना ज्यादा सक्षम है कि वो अपने आप की ग्रोथ को इंक्रीज कर सकता है। यानी कि ग्रोथ कैसे होती है किसी भी बैंक की, हमें अगर ग्रोथ चेक करनी है तो हमें एडवांसेस ग्रोथ देखनी होगी कि किसी भी बैंक की ग्रोथ कैसे देखेंगे हम कि वो बैंक कितना ज्यादा लोन दे रहा है, कितना ज्यादा लोन देगा तो उतनी ज्यादा बैंक की जो है इनकम जो है बढ़ेगी। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि बैंक जो है वो ग्रो कर रहा है। राइट, अब जो हम बैंक में देखते हैं कि वो चलो ठीक है भाई वो ग्रो तो अच्छा कर रहा है, क्योंकि इंडिया में सबको पैसा चाहिए, सबको लोन चाहिए, बहुत लोग हैं लोन लेने वाले, तो बैंक जो है वो अपने लोन तो इंक्रीज कर सकता है, वो बहुत लोगों को लोन बांट सकता है, उससे सिर्फ अगर ग्रोथ पता चल रही होती तो बात ही क्या होती। पर उसके अलावा हमें जो दो चीजें देखनी है, लोन तो बहुत लोग हैं जो मांगेंगे, जो हमें बोलेंगे कि भाई हमें लोन चाहिए, तो आप वो लोन तो दे दोगे, पर आपको दो चीजें जो देखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लोन्स हैं वो कन्वर्ट ना हो रहे हो एनपीए में, दैट यू नो दैट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी आप लोन हर किसी को, ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को दे रहे हो कि आपका जो घाटा पे घाटे हुए जा रहे हैं, आप लोन तो दे रहे हो क्योंकि एडवांसेस ग्रोथ लोन देने से इंक्रीज तो हो जाएगी, बट आपको लोन देने के बाद अगर घाटा हो रहा है तो आप अच्छा ग्रो नहीं कर रहे हो। ओके, और डिपॉजिट शुड बी अवेलेबल, यानी हमेशा आपके पास डिपॉजिट्स यानी पैसा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। अब ये जो है कि पैसा अवेलेबल है कि नहीं, ये हम उसके लिए एक और रेशियो देखते हैं विच इज कार रेशियो, यानी कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो। अब ये से हम कहते हैं कार रेशियो। ओके, कैपिटल एडिकेसी रेशियो। अब ये जो हमें बताता है, ये बताता है कि बैंक के पास कितना कैपिटल है, कितना पैसा है कि वो एज अ लोन दे सकता है। ठीक है, क्योंकि लोन तो आप दे दोगे, बट अब बैंक्स भी बहुत सारे हैं जो लोन देने के लिए बैठे हुए हैं, आपके पास कॉल्स भी आते होंगे कि हम इतने लोन्स दे रहे हैं, ऐसा परसेंट दे रहे हैं, इतना कम इंटरेस्ट चार्ज करें, जो भी। तो आपको अपने साथ ये जो इंक्रीज करना ना, ये एक चैलेंज होता है। व्हाई? बिकॉज आपको कैसे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है कि वो आप ही से लोन लें, यानी आपको कुछ यूनिक फीचर्स देने होंगे, जो भी देते हैं उसके थ्रू ही आप कार रेशियो को इंक्रीज कर सकते हो। इफ यू हैव अ गुड कार रेशियो, यानी कि आपका ग्रोथ भी आगे इन फ्यूचर अच्छी ही होगी। यानी एडवांस ग्रोथ जो है और जो कार रेशियो है, ये टोटल डिपेंडेंट रेशियोज हैं, क्योंकि यही बताते हैं कि कार रेशियो अगर अच्छा है यानी आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। बस दो चीजें हमेशा याद रखनी है इस चीज में, आपको जो देखना है कि बैंक को अगर ऐसे लोन्स दे रहा हो बट वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो कोई मतलब के नहीं है। और बैंक के पास हमेशा कैपिटल एडिकेसी रेशियो अच्छा होना चाहिए, दैट इज हमेशा डिपॉजिट अवेलेबल होने चाहिए, तभी तो वो लोन दे पाएगा। तो कैपिटल एडिकेसी रेशियो हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो जिस बैंक का कैपिटल एडिकेसी रेशियो अच्छा है, यानी कि उसके पास अच्छी सफिशिएंट डिपॉजिट्स हैं जो वो एज अ लोन दे सकता है, दैट इज मींस कैपिटल एडिकेसी रेशियो। ओके, और वो आगे जाके अपने लोन को इंक्रीज करेगा, मतलब अपने लोन्स ज्यादा बढ़ाएगा, वो ग्रो ज्यादा हो सकता है अगर कैपिटल एडिकेसी रेशियो अच्छा है, यानी बैंक फ्यूचर में ग्रो अच्छा करेगा। एडवांसेस ग्रोथ जो है वो फ्यूचर की हम निकाल सकते हैं बैंक के इस तरीके से देख के कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो अच्छा है, यानी बैंक जो है फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। अगर डेंजरस सिचुएशन क्या होती है, अगर बैंक का जो
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 12% से कम या 12% है, यानी कि ये डेंजरस सिचुएशन है। बैंक जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है और बैंक जो है उसकी ग्रोथ आगे बिल्कुल नहीं दिख रही है। ओके, सो किसी भी बैंक की जिसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12 या 12 से कम है, यानी कि दैट बैंक इज नॉट डूइंग गुड और ये बैंक के लिए डेंजरस सिचुएशन है, तो उस चीज को हमें देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज आवर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। फाइन। सो विद दिस हमने काफी सारे रेशियोज आज के सेशन में डिस्कस करे। आई होप कि आपको सारे रेशियो जो आज हमने डिस्कस करे वो सारे क्लियर हो गए होंगे और आप इनको किसी तरीके से देखने वाले हैं बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले, वो भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा और आप एक वाइज डिसीजन लेंगे अब। सो अभी पूरे रेशियोज जो है वो कवर नहीं हुए हैं, हम नेक्स्ट सेशन में वो कवर करेंगे। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।